नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक 49 साल पहले 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के सिफारिश से ही उस समय के राष्ट्रपति फरुखदीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने के लिए यह इमरजेंसी लगा हुआ था। स्वतंत्र भारत का यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल लग जाने के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है, नागरिकों के अधिकार को समाप्त करके मनमानी की जाती है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद करवा दिया जाता है और उस समय प्रेस को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष की नसबंदी अभियान चलाया जाता है। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर जयप्रकाश नारायण ने उस समय को भारतीय इतिहास का सर्वाधिक काली अवधि कहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कारण था इमरजेंसी का। आखिर वैसा क्या कारण था जिसके वजह से इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगाने पड़ा। तो पूरी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें सबसे पहले बता दूं कि इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या कहा गया है। आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी की बात कही गई है। पहला जो आर्टिकल 352 के तहत कहा गया है कि युद्ध, ब्राह, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इस तरह के आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। दूसरी जो है आर्टिकल 356 में कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल लगाया जाता है। इस आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यह अब तक हमारे देश में 115 बार से ज़्यादा बार लगाई जा चुकी है। तीसरी जो है आर्टिकल 360 में वित्तीय स्थिरता होने पर वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। अभी तक इस तरह का आपातकाल की ज़रूरत हमारे देश को नहीं पड़ी है। ये तो हुई हमारे संविधान की बात। अब बात करते हैं कि 1975 में जो आपातकाल लगा उससे ठीक पहले हमारे देश की क्या दुर्दशा थी। इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई उसमें महंगाई का भी एक तत्कालीन कारण था। यह कैसे कारण था, चलिए समझते हैं। बात ऐसे है कि 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। यह नारा लोगों को इतना पसंद आया कि जनता ने उन्हें एक विशाल बहुमत से जीत दिलवा दिया। लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं आया, केवल निराशा ही आया। कांग्रेस की गरीब हटाओ रणनीति से देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही साथ उस समय 1971 में पाकिस्तान के युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को और भी खराब कर दिया था। साथ ही साथ उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से बहुत सारे लोगों का पलायन भारत में हो रहा था। उस समय एक बात और घटी कि अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बंद कर देने से देश पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया। साथ ही साथ 1973 में दुनिया भर में तेल का संकट छाया हुआ था। उस समय तेल की कीमत में 300% से भी ज़्यादा का वृद्धि हो गया था, जिससे रोज़मर्रा के आवश्यक वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था को और भी प्रभावित किया। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति के बीच में देश के कई हिस्सों में दंगे और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना भी आपातकालीन का एक तत्काल कारण बना था, क्योंकि 1969 के पहले भारत में जो भी बैंक थे उस पर बड़े बड़े उद्योगपति का कब्जा था और उद्योगपति बैंकों को प्रॉफिट अर्निंग तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि इन बैंकों पर सरकार का अधिकार हो जाए, जिससे गरीब से गरीब जनता तक को बैंकों तक पहुंच हो जाए। साथ ही साथ इससे देश का विकास भी हो सकता है। इसी सोच के साथ 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण होने पर इन बैंकों के बड़े बड़े उद्योगपति जिनका शेयर लगा हुआ था वो लोग इसका विरोध किए, जिसके वजह से देश में सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर एक अच्छा लहर चल पड़ा। आपातकालीन लगाने के पीछे गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन का भी वजह बताया जाता है। अहमदाबाद में एक कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम था LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ के छात्रों को फीस में बढ़ोतरी कर दिया गया। इस फीस में बढ़ोतरी के चलते छात्र नाराज होकर इसका विरोध करने लगे और फिर दिसंबर 1973 में हड़ताल पे चले गए। इस हड़ताल के ठीक 1 महीने बाद गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने
राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। इस पूरे आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन या उत्थान के लिए आंदोलन का नाम दिया गया। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में भी इसी तरह का आंदोलन शुरू हो गया। मार्च 1974 में बिहार में भी एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विपक्षी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सबसे पहले इस आंदोलन का नेतृत्व 71 वर्षीय स्वतंत्र सेनानी जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण के वजह से ही इस आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा जाता है। साथ ही साथ बिहार में उस समय दूसरा विरोध प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब इंदिरा गांधी ने बिहार के विधानसभा को निलंबित को स्वीकार नहीं किया था। इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल घोषित करने के लिए जेपी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन सब घटनाओं के अलावा एक रेलवे हड़ताल भी उस समय काफ़ी चर्चित था। बिहार में जब जेपी आंदोलन की आग लगी हुई थी तो उस दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल की घोषणा की गई। रेलवे में बेटर वर्किंग कंडीशन और अच्छी सैलरी के मांग के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि पूरे देश में रेल सेवा को प्रभावित किया। यह रेलवे हड़ताल मई 1974 में शुरू हुआ और 3 हफ्तों तक चला। कहा जाता है कि इस आंदोलन में करीब 17 लाख रेल कर्मियों ने हड़ताल का समर्थन किया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। हजारों रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर दिया गया और उनके परिवार को उनके रेलवे क्वार्टर से बाहर कर दिया गया। अब बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसका सबसे तत्कालीन कारण था इलाहाबाद का हाई कोर्ट का फैसला। अब क्या था इस फैसले में, आइए जानते हैं। बात ऐसी है कि देश भर में विपक्षी दलों, ट्रेड यूनियन और छात्रों द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा था। इसी बीच इंदिरा गांधी के लिए समाजवादी नेता राज नारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका नए खतरे के तौर पर सामने आया। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी से हार गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में इन्होंने इंदिरा गांधी पर भ्रष्ट आचरण और गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। राज नारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अनुमति से अधिक पैसा खर्च किया और सरकारी अधिकारियों द्वारा उनका चुनाव अभियान चलाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी अपना बयान देने पहुंचे। इंदिरा गांधी अदालत में गवाही देने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री बन गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिन्हा ने इंदिरा गांधी के संसद के चुनाव को शून्य घोषित करने का फैसला किया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय मांगा, जिसके बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सख्त रोक लगा दी और फैसला दिया कि इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जब तक अदालत ने उनकी अपील पर फैसला नहीं सुनाती तब तक उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब क्या था, जिसके बाद जेपी आंदोलन के नेताओं ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगे। 1975 के 26 जून की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो से एक ऐलान किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से इमरजेंसी शब्द सुनकर देश के लोग सन्न रह गए। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि अगले कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ सालों में क्या होने वाला है। आपातकाल आज़ाद भारत के इतिहास में एक काला धब्बा इसलिए बन गया क्योंकि इस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जेलों में डालने की सरकार को बेलगाम छूट मिल गई थी। इमरजेंसी लागू होने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत कई बड़े नेताओं का नाम था, जो कई महीनों और कई सालों तक जेलों में पड़े रहे। उस समय सभी विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को गिरफ्तार किए जाने से देश पूरा सदमे की स्थिति में आ गई थी। भारत में स्वतंत्र मीडिया देश के लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभों में से एक था, लेकिन इस बार मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया गया था और इसका इस्तेमाल सरकारी प्रचार के लिए किया गया था, जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी विनाशकारी था। इस आपातकाल के दौरान ही एक बात और भी मशहूर हुआ। उस समय के मशहूर गायक किशोर कुमार को पार्टी की रैली में गाना गाने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने तुरंत मना कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके गानों को राज्य की मीडिया में बजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य ने अपनी शक्ति को किस तरह से दुरुपयोग किया था। उस समय आरएसएस समेत 14 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी लागू करने के पीछे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को भी बहुत बड़ा रोल था। इंदिरा गांधी संजय गांधी के कहने पर ही सारे फैसले लेती गई। इनमें लोगों के जबरन सामूहिक तौर पर नसबंदी कराने का भी फैसला शामिल था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त हो जाती है। आपातकाल के बाद 1977 में भारत के 6वें लोकसभा का चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में जनता ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुई सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया था। जनता ने कांग्रेस को हटाकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दिया। फिर कांग्रेस से ही अलग हुए 81 साल के मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुना गया था। ये आजाद भारत के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली सीट से हार गई थी और कांग्रेस 153 सीट पर ही सिमट गई थी। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसी तरह से एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।